इंसान का कर्ज चुकाने वाले की। लेकिन ये एहसान एक इंसान ने दूसरे इंसान पर नहीं, बल्कि एक इंसान ने जानवर पर किया था। वो जानवर जो अगर कभी किसी इंसान के सामने आ जाए तो उसे देखकर ही उसकी आधी जान चली जाए। अक्सर लोग जंगल में जाने से डरते हैं क्योंकि जंगल का इलाका इंसानों के लिए नहीं, उन जानवरों का होता है। ऐसे ही एक चीते ने एक इंसान के साथ क्या किया, ये बताने वाली ये कहानी है। क्यों एक चीता दिन रात लगातार 2 दिनों तक एक बूढ़ी औरत के पास बैठा हुआ था। ऐसा क्या हुआ था कि वो बूढ़ी कुछ कर नहीं पा रही थी उस चीते से बचने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसे सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेत खलिहान, सुंदर मीठे पानी की झील, पहाड़ों से घिरे हुए उस गांव में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। गांव के ज्यादातर लोग खेती करते थे। सुबह तड़के उठकर अपने खेत में चले जाते थे, दिन भर काम करके शाम को सूरज ढलने के समय घर लौट आते थे। उसी गांव में रहती थी एक बूढ़ी दादी, जिसका नाम था माणिक। माणिक दादी लगभग 70 साल की हो गई थी। उसके सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, हाथ और पैरों पर भी झुर्रियों ने अपने निशान बना लिए थे। उसकी त्वचा लटकने लगी थी। उसकी बूढ़ी आंखें अब ज्यादा दूर तक देख नहीं पाती थी। वो एक विधवा थी और कुछ सालों पहले उसके पति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। माणिक दादी और उसके पति जंगल में जाकर दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढकर लाते थे और उनकी दवाइयां बनाकर गांव में बेचते थे। गांव में दूसरा कोई वैद्य नहीं था। गांव वाले सब लोग माणिक दादी के बनाए हुए दवाइयों को खाकर तंदुरुस्त रहते थे। माणिक दादी इतनी बूढ़ी होने के बाद भी अकेले जंगल में जाकर जड़ी बूटियां लेकर आती थी। एक बार वो ऐसे ही जंगल में जाने के लिए घर से बाहर आई थी। अब वो पहले की तरह तेजी से चल नहीं पाती थी। उसे गांव के शिशुपाल और किशन ने देखा और कहा, अरे माणिक दादी, तुम तो अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। क्यों जाती हो जंगल में? पता नहीं वहां कब कौन सा खतरा सामने आ जाए। हाँ, किशन सही कह रहा है दादी, अब इस उम्र में ऐसा खतरा मोल लेना क्या सही है। शिशुपाल ने किशन के कहने में अपनी हामी भरी। उन दोनों की बात सुनकर माणिक दादी हल्के से मुस्कुराई। उसने कहा, तुम दोनों जो कह रहे हो वो सही है बच्चों, लेकिन मुझे अपना पेट पालने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। अगर दवाई नहीं बेचूंगी तो पैसे कैसे कमाऊंगी? मेरा तो कोई बेटा या बेटी भी नहीं है जो मुझे पाल सके। दादी की ये बात सुनकर किशन ने फिर कहा, दादी, आज तक आपने इतने गांव वालों का इलाज करके उन्हें स्वस्थ किया है। अब हम सबका भी फर्ज है कि आपके लिए कुछ करें। हम सब मिलकर आपका ध्यान रखेंगे, आपके सब खर्चे उठाएंगे, लेकिन आप जंगल में मत जाया कीजिए। उसकी बात सुनकर माणिक दादी फिर एक बार मुस्कुराई और उन्होंने कहा, नहीं बेटा, जब तक इस शरीर में जान है तब तक मैं खुद काम करूंगी, बाकी सब भगवान की मर्जी। ऐसा कहकर माणिक दादी अपनी छड़ी पकड़कर जंगल में चली गई। जंगल में जाकर उसने अपनी हमेशा वाली जगह पर जाकर जड़ी बूटी तोड़ने लगी। उसे हर समय ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन वो घबराई नहीं। उसने अपनी छड़ी पास ही रखी थी। उसने ध्यान से जड़ी बूटियां तोड़ी और धीरे धीरे चलकर गांव में वापस आई। अपने थरथराते हुए हाथों से पत्थर पर जड़ी बूटी पीसकर उसकी दवाई बनाकर कांच की शीशियों में भरकर रख दी। शाम होने के बाद शिशुपाल भागते हुए आया और उसने माणिक दादी से कहा, दादी दादी, जल्दी दवाई दे दीजिए, मेरी बेटी अचानक बुखार से तप रही है। माणिक दादी ने शिशुपाल से पूछा, क्या तुम्हारी बेटी पानी में भीगी थी? शिशुपाल ने कहा, हाँ, आज वो नदी में तैरने गई थी, उसके बाद ही उसे बुखार चढ़ा है। माणिक दादी ने कहा और एक शीशी उठाकर शिशुपाल के हाथ में रखी। ये दवाई तुम्हारी बेटी को अभी पिला दो, सुबह तक उसे आराम आ जाएगा। शिशुपाल ने माणिक दादी को पैसे दिए और कहा, दादी, सुबह मैं तुम्हें जंगल में जाने से मना कर रहा था, लेकिन आज अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरी बेटी को समय पर दवाई कहां से मिलती। माणिक दादी ने कहा, कोई बात नहीं, अब जल्दी जाकर बेटी को दवाई पिला दो। शिशुपाल फिर एक बार माणिक दादी को धन्यवाद देकर घर चला जाता है। ऐसे ही माणिक दादी जंगल में जाकर जड़ी बूटियां तोड़कर ले आती थी। जब जब वो जंगल में जाती थी, उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे छुपकर घूर रहा है, लेकिन इतने सालों की आदत की वजह से अब उसे डर नहीं लगता था। उसके पति जब जिंदा थे तब वो उनके साथ रोज जंगल में जाती थी, इसलिए वो जंगल के छप्पे छप्पे से वाकिफ थी। एक दिन गांव की ही एक औरत बिंदिया माणिक दादी के पास आई और उसने कहा, दादी, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। तुम तो गांव के सब लोगों को दवाई देकर ठीक करती हो, तो मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मुझे बच्चा होने में आसानी हो जाए।
नहीं तो मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करवा देगी। ये सुनकर माणिक दादी ने कहा, चिंता मत करो बेटी, ऐसी एक जड़ी बूटी है जिससे तुम्हें बच्चा होने में आसानी होगी, लेकिन वो दवाई अभी मेरे पास नहीं है। मैं कल जंगल में जाकर वो जड़ी बूटी लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें दवाई बनाकर दे दूंगी। बिंदिया ने झुककर माणिक दादी को प्रणाम किया और चली गई। अगले दिन माणिक दादी हमेशा की तरह जंगल में गई। बिंदिया के लिए वो खास दवाई खोजने के लिए जंगल के और अंदर चली गई थी। उसे वो जड़ी बूटी दिखाई दी और वो खुशी से उस जड़ी बूटी लेने जाने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो एक गड्ढे में जाकर गिर गई। शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने लगा था। आसपास ऐसा कोई नहीं था जो बूढ़ी माणिक दादी की मदद करे। कुछ देर तक वो वहीं उस गड्ढे में बैठी रही। उसके पैर में चोट आई थी और उसका पैर बहुत दर्द कर रहा था। वो जैसे तैसे गड्ढे से बाहर आने की कोशिश करने लगी थी। बहुत देर जूझने के बाद वो गड्ढे से बाहर आ गई, लेकिन अब माणिक दादी चल नहीं पा रही थी। वो अपने पैर को घसीटते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने देखा कि पूरे जंगल में घना अंधेरा छा गया था। वो समझ गई कि इस टूटे हुए पैर से वो गांव तक पहुंच नहीं पाएगी। उसने अपने आप से कहा, माणिक, लगता है आज की रात इस जंगल में ही बितानी पड़ेगी। अगर जंगली जानवरों से बचकर जिंदा रही तो कल सुबह गांव जाने की कोशिश करूंगी। माणिक दादी वहीं बैठी रही। रात जैसे जैसे काली हो रही थी, अंधेरा और गहरा हो रहा था। साथ ही जंगल के उस सन्नाटे में जंगली जानवरों और झींगुरों की आवाज से जंगल की शांति भंग हो रही थी। बूढ़ी माणिक दादी के पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही प्यास बुझाने के लिए पानी। भूखी प्यासी वो बहुत देर तक वैसी ही बैठी रही और कुछ देर के बाद वहीं उसकी आंख लग गई। कुछ देर के बाद उसने महसूस किया कि जैसे उसके आसपास कोई है। उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा कि अंधेरे में दो आंखें पीली चमक रही हैं। धीरे धीरे वो आंखें उसके पास ही आ रही थीं। कुछ ही देर के बाद उन दो चमकती पीली आंखें उसके बिल्कुल नजदीक आ गईं और एक बड़ा चीता माणिक के पास आ गया। वो चीता माणिक को घूर रहा था। माणिक के पैर में आई हुई चोट की वजह से वो कहीं नहीं जा सकती थी। माणिक ने अपनी आंखें फिर बंद की और मन में सोचा,